दोस्तों आज के सेशन में प्रॉब्लम यह हो गया है कि रिकॉर्डिंग करते समय आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो नमस्कार, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ आप लोग का और स्वागत किया जा रहा है आज के सेशन में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आप बोर्ड पर देख सकते हैं, पाषाण काल के बारे में। तो चलिए आज इस चीज़ का शुरुआत करते हैं। फ़िलहाल मैं कुछ आप लोग को यहाँ पे बताने का कोशिश कर रहा था कि इतिहास कितना महत्वपूर्ण है और कैसे आखिर हम लोग इतिहास में आगे बढ़ सकते हैं। पाषाण काल की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें आपको बताए थे पिछले सेशन में कि जो पाषाण काल है उसको 3 भागों में बांटा जा चुका है, तो उसी पर आज चर्चा चलेगी। तो थोड़ा सा साथ दीजिएगा क्योंकि आज का सेशन में वीडियो में कुछ और बोल रहा हूँगा और मैं कुछ और बोल रहा हूँगा, लेकिन समझ में आएगा। कोशिश करूँगा कि आपको सारी बात समझा सकूँ। शूट होते समय आज आवाज़ नहीं हो पाया है। तो देखिए, मैं यह बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि जो पाषाण काल है दोस्त, वो 3 तरह बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, है कि नहीं है। और आसानी से इन तीनों को हम लोग समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। जैसे पूरा पाषाण की बात मैं यह बता रहा हूँ कि 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक की बात यदि हम करते हैं तो दोस्त क्या होता है, पूरा पाषाण काल होता है। ठीक है। अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक की बात करते हैं दोस्त, तो उसे मध्य पाषाण काल कहा जाता है। और नव पाषाण काल की बात करें तो 10,000 ईसा पूर्व से पहले की जो बातें थी उसको नव पाषाण काल के अंतर्गत रखा जा रहा है। यही बात मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, समझ रहे हैं। बाद में क्या हुआ कि पूरा पाषाण काल को भी कुछ इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है दोस्त, यहाँ यह समझने का जरूरत है कि निम्न पाषाण काल जो है और मध्य पाषाण काल हो या उच्च पाषाण काल, ये तीनों के बारे में हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे तो पूरा पाषाण काल हमारा कवर हो जाएगा, है कि नहीं है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में, फिर पढ़ेंगे निम्न पाषाण काल के बारे में। तो कहता है पूरा पाषाण काल जो है दोस्त 2 शब्द से बना है, पूरा से बना है और पाषाण से बना है कि नहीं। और पूरा का यदि बात करें दोस्तों तो प्राचीन होता है, मतलब क्या होता है, पूरा का मतलब प्राचीन होता है और पाषाण का मतलब पत्थर होता है। पाषाण का मतलब पत्थर होता है, तो डिफिनीशन हम क्या कह सकते हैं, पूरा पाषाण काल का मतलब हो गया कि प्राचीन पत्थरों का जहाँ पे वर्णन मिलता है तो उसको हम लोग पूरा पाषाण काल बोलते हैं। लेकिन ये तो कहना थोड़ा गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं कि जिस काल में ज़्यादातर पत्थरों का प्रयोग होता था उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पूरा पाषाण काल। ठीक है दोस्त, यही बात यहाँ बताने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। चूँकि वीडियो में आज तो आवाज़ शूट ही नहीं हो पाया तो मैं ऊपर से बता रहा हूँ, लेकिन समझाने का पूरा कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। यदि हम विकास की बात करें, पूरा पाषाण काल की विकास का, तो उसको बोलते हैं दोस्तों प्लीस्टोसीन। क्या बोलते हैं, प्लीस्टोसीन बोलते हैं। और प्लीस्टोसीन का मतलब होता है दोस्त हिम युग। हिम का मतलब आप जानते हैं बर्फ होता है, और बर्फ का जो है ये भारत में बता रहा हूँ दोस्त, पूरा पाषाण काल ये भारत का बता रहा हूँ कि प्लीस्टोसीन बोलते हैं, उसी को हिम युग कहा जाता है। और यह भारत का मैं बात कर रहा हूँ कि भारत में इसी से पूरा पाषाण काल का क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो नॉर्मली यदि देखा जाए तो पूरा पाषाण काल जो है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीका से, लेकिन हमारे एग्जाम में ज़्यादातर के भारत के बारे में ही आता है। तो वही मैंने भारत का बताया कि विकास कैसे हुआ है दोस्त, हिम युग से हुआ है, यानी प्लीस्टोसीन से हुआ है। आगे की यदि हम बात करें दोस्त तो इसको समझने का प्रयत्न करेंगे कि ये जो पाषाण काल है इसमें निम्न पाषाण काल आता है, बताया हूँ जैसे पूरा पाषाण काल में, और मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, निम्न पाषाण काल को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो जब निम्न में पूरा पाषाण जोड़िएगा तो क्या नाम हो जाएगा, निम्न पूरा पाषाण काल, है कि नहीं है। तो क्या हो जाएंगे, निम्न पूरा पाषाण काल हो जाएंगे। तो इस समय क्या हुआ ना कि अलग अलग चीज का प्रयोग हुआ। तो उपकरण बोलिए या बोलिए आप क्या, औजार बोलिए, उस समय का प्रयोग में लाया जाना उपकरण या औजार में अगर था कुछ तक कुल्हाड़ी था दोस्त। क्या था, कुल्हाड़ी था। उसके अलावा भी पूरा पाषाण काल में प्रयोग होता था, उसको बोला जाता था दोस्तों हस्त कुठार, है कि नहीं है। कुल्हाड़ी का प्रयोग लकड़ी वगैरह काटने के लिए किया जाता था उस समय। ये उपकरण सबसे फेमस था। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किस पाषाण काल में कुल्हाड़ी का प्रयोग हुआ है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो आप कहिएगा सबसे पहले पूरा पाषाण काल में हुआ है। अगर पूछ दे पूरा पाषाण काल में किस में, निम्न पूरा पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण काल में या उच्च पूरा पाषाण काल में, तो क्या कहिएगा, निम्न पूरा पाषाण काल में। ठीक है,
कुल्हाड़ी का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि हम बात करें तो हस्तकुठार। हस्तकुठार भी एक काटने का यंत्र था। फिर कहता है पदार्थ कौन कौन यूज होता था, यानी कौन कौन तरह का पत्थर, तो उसको बोलते हैं दोस्तों क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग होता था। जी हाँ, क्वार्टजाइट पत्थर का। और यदि हम बात करें दोस्तों तो बिल्लौरी पत्थर का प्रयोग होता था। क्वार्टजाइट एवं बिल्लौरी पत्थर जो है दोस्त, उस समय सबसे ज्यादा क्या होता था, प्रयोग में लाया जाता था। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया कि बिल्लौरी पत्थर अगर सबसे ज्यादा उस समय प्रयोग में लाया जाता था तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिल्लौरी पत्थर क्वार्टजाइट याद रखिए। नेक्स्ट मैं बता रहा हूं कि संस्कृति कौन सा यूज होता था, तो बहुत ही अच्छा इसका ट्रिक है दोस्तों। मान के चलिए ऐसे आप याद रखेंगे कि पुराने समय के जो लोग होते थे वो चापा चापी ज्यादा करते थे। अगर आप चापा चापी से याद रख सकते हैं तो आराम से याद रहेंगे चापर चापिंग। क्या है, संस्कृति चापर चापिंग, और बोलते हैं उसको पूरा नाम है चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। क्या है, चापा चापिंग पेबुल संस्कृति उस समय बोला जाता था। और पंजाब में इसका नाम बदल गया है, पंजाब में इसको सोहन संस्कृति के नाम से जाना जाता था, है कि नहीं। कौन सा संस्कृति दोस्तों, सोहन संस्कृति। इसीलिए मैं स्माइल कर रहा हूं बताते समय कि पंजाब में सोहन संस्कृति कहा जाता था। और ये तो जाने पुराने समय का लोग कि क्यों भाई सोहन संस्कृति कहा जाता था, लेकिन याद रखना है कि चापा चापी करके याद रखिएगा कि निम्न पूरा पाषाण काल में क्या होता था, जो संस्कृति प्रचलित थी उसको बोला जाता था चापर चापिंग या पेबुल संस्कृति। चलिए नेक्स्ट कुछ स्थान को देखते हैं कि कहाँ पे निम्न पूरा पाषाण काल दोस्तों उसका कुछ जगह मिला है अपने इंडिया में, भारत में। तो सबसे पहले स्थल की बात करें तो चित्तौड़ आता है दोस्तों, और ये चित्तौड़ वही है राजस्थान वाला, है कि नहीं है। सारा लोग जानता है राजस्थान में चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, बहुत बार सुनने को मिलता है। दूसरा है सोन नदी, सोन नदी कहिए या सोन घाटी कहिए दोस्तों, ये वही सोन है जो पाकिस्तान पंजाब में है। आपको पता है ना, पंजाब दो भागों में बटा हुआ है। भारत आज़ादी से पहले सभी पंजाब एक ही थे, लेकिन बीच में जब लाइन खींच गए, एलओसी जिसको बोलते हैं एलओसी, उसके बाद क्या हो गया, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ में पाकिस्तान में आधा पंजाब चले गए, आधा इंडिया में। तो ये जो सोन नदी है पंजाब वाला का बात किया हूँ। नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ दोस्तों बेलन घाटी, वो जो रोटी बेलने वाला होता है ना, वही बोल रहा हूँ, बेलन घाटी। ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्त। नेक्स्ट बता रहा हूँ मैं सिंगरौली घाटी के बारे में, और सिंगरौली घाटी ये छोटा नागपुर में पड़ता है। तो ये सारे जो चार मैंने बताया दोस्तों, ये चारों बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि निम्न पूरा पाषाण काल के साक्ष्य किस किस जगह से मिले इंडिया में। तो याद रखिएगा, चित्तौड़ राजस्थान, सोन नदी घाटी पाकिस्तान पंजाब पुराना वाला, बेलन घाटी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश वाला, सिंगरौली घाटी छोटा नागपुर वाला। तो इतनी बात को क्या करना है दोस्तों, आपको दिमाग में ख्याल रखना है। अगर इतना रख लिए तो समझिए सोना में सुहागा आपके लिए हो जाएगा दोस्त। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि जो निम्न पूरा पाषाण काल था दोस्त, उस समय के जो मनुष्य थे उसको किस नाम से जाना गया, है कि नहीं है। तो उसको बोला जाता दोस्तों निग्रोटो जाति बोला जाता था। जी हाँ, वही मैं यहाँ सर्किल कर रहा हूँ निग्रोटो जाति के बारे में, और वही समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि उस समय का जो मनुष्य था उसको बोला जाता था निग्रिटो जाति। तो ये हमेशा याद रखिए, कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि पूरा पाषाण काल के, निम्न पूरा पाषाण काल के लोग किस जाति के थे, तो निग्रोटो जाति के थे। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे दोस्त, हम लोग यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि निम्न तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि मध्य पूरा पाषाण काल जो है उसको क्या मतलब हम लोग कैसे कैसे समझ सकते हैं। तो अभी उच्च भी बचा हुआ है और निम्न मध्य भी बचा हुआ है, तो इन दोनों को समझने का आप क्या करते हैं दोस्त, प्रयत्न करते हैं। वही मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ, मैं उसको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूरा पाषाण काल की मैं बात कर रहा हूँ तो बता रहा हूँ कि पूरा पाषाण काल दो शब्दों से बना हुआ, प्राचीन होता है पूरा का मतलब, पाषाण का मतलब पत्थर होता है कि नहीं है। उसके बाद बताया इसका विकास के बारे में, बताया कि हिम युग से हुआ है। फिर मैंने बताया उपकरण में बात करता कुल्हाड़ी का प्रयोग होता था। पत्थर में मैंने बताया पदार्थ में क्वार्टजाइट पत्थर और बिल्लोरी पत्थर का प्रयोग होता है। उसके बाद मैंने बताया संस्कृति में चापर चापिंग संस्कृति था, है कि नहीं है। उसके बाद स्थान बताया था मैं आपको चित्तौड़ राजस्थान, सोन नदी घाटी बताया पाकिस्तान पुराना वाला पंजाब, बेलन घाटी बताया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश वाला, सिंगरौली घाटी बताया छोटा नागपुर वाला, है कि नहीं है। मनुष्य के बारे में बताया निग्रिटो जाति रहा करता था। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों हम लोग कि उच्च पूरा पाषाण काल क्या है,
मध्य पूरा पाषाण काल क्या है, इसको डिटेल समझने का दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, प्रयत्न करेंगे। क्योंकि अगर पाषाण काल पढ़ रहे हैं तो इस बात का 100% हम लोग को ख्याल रखना होगा कि पाषाण काल में किसकी किसकी बातें होती हैं। तो चलिए, हम लोग ने निम्न पाषाण काल के बाद अब मध्य पाषाण काल शुरू किया है। मैं इसमें बता रहा हूँ कि मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल की बात करें तो उपकरण में दोस्तों बेधक होता था, बेधक, खुर्ची होता था, रंदे होता था और फलक होता, ठीक है। अब यहाँ सवाल उठता है कि बेधक का मतलब क्या है, तो छेद करने वाले को बेधक कहा जाता था, है कि नहीं। खुर्ची का मतलब होता था खुरचने वाला, खुरपी जैसा होता था। रंदे का मतलब होता है छीलने वाला, लकड़ी को छीलने वाले को रंदे कहा जाता था। फलक का मतलब मैंने बताया, लिखा हूँ बोर्ड पर दोस्तों, आप देख सकते हैं, ब्लेड। जी हाँ, ऐसे पत्थर का प्रयोग किया जाता था जो ब्लेड जैसा नुकीला और तेज हो, धारदार हो, काटने में काम आता था, है कि नहीं है। तो ध्यान रखिएगा। पदार्थ की यदि दोस्त हम बात करें तो क्वार्जाइट पत्थर प्रयोग होता था और चट करके पत्थर प्रयोग होता था। और ये चट पत्थर का क्वालिटी है, चट उखड़ता है इसमें, मतलब परत दर परत होता है। और उस समय के संस्कृति की मैं बात बता रहा हूँ दोस्त, कि खुरचनी बेधक संस्कृति होता था। तो आप बहुत हंसेंगे ये बात जानकर कि उस समय खुरचनी करके एक उपकरण भी प्रयोग होता था, यानी और उस समय बेधक भी प्रयोग होता था उपकरण, और उसी से रिलेटेड नाम रख दिया बेधक खुरचनी संस्कृति, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उच्च स्तर से प्रयोग में लाए जाते थे, इसीलिए इसी से रख दिया गया नाम। अब हम लोग क्या करते हैं, मध्य पूरा पाषाण काल के कुछ स्थान की बात करते हैं दोस्तों, है कि नहीं है, कि कहाँ कहाँ यह स्थान दोस्तों है। तो डिडवाना में मिला है दोस्तों, ये डिडवाना राजस्थान वाला है, उसमें चित्तौड़गढ़ बताया था ना निम्न वाला में, लेकिन यहाँ स्थान है डिडवाना राजस्थान का, जहाँ मध्य पूरा पाषाण काल का कुछ अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है नेवासा, ये नेवासा महाराष्ट्र वाला है दोस्तों। इसका ट्रिक बहुत आसान है। होता क्या है, महाराष्ट्र में नए नए लोग रहता है ना हीरो हीरोइन बनने के लिए, तो नेवासा याद रखिएगा, नए लोग नेवासा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बता रहा हूँ दोस्तों, भीमबेटका नर्मदा घाटी के पास है। तो ये जो भीमबेटका है दोस्तों, इसके बारे में बहुत कुछ मतलब हम लोग को पढ़ना है कि नहीं है। भीमबेटका बहुत प्रमुख है, मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के घाटी पर है। नेक्स्ट तुंगभद्रा घाटी बताया मैंने। और इस समय का जाति को दोस्तों समझ लेते हैं, तो निएंडरथल जाति था इस समय, मानव जो था वो निएंडरथल था। तो थोड़ा नाम उटपटांग है, लेकिन याद रखिएगा कि इस समय जाति निएंडरथल था। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे उसमें हमने क्या बताया था, याद कीजिए, निग्रेटो जाति बताया था, लेकिन अगर हम मध्य पूरा पाषाण काल की बात करें तो निएंडरथल जाति था। अब इसके बाद हम लोग बात चर्चा करेंगे दोस्तों उच्च पूरा पाषाण काल की, है कि नहीं है। तो उच्च पूरा पाषाण काल का जब हम बात करेंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण हम लोग शुरुआत वहीं से करेंगे, उपकरण से। तो उस समय का जो उपकरण प्रयोग में लाए जाते थे दोस्तों, वो तक्षनी लाए जाते थे। तक्षनी, फलक और सल्क प्रयोग होते थे। आप देख सकते ऊपर में मैं लिख रखा हूं कि तक्षनी, फलक और सल्कों का प्रयोग होता था। क्लियर है बात। तो ये जो तक्षनी होता था दोस्त, ये नॉर्मली किसी चीज में काटने का काम आता था। फलक ब्लेड जैसा होता था, मैंने बता ही चुका हूं। और सल्क के बारे में कहा जाता है कि सल्क जो कैसे मैं बताऊं इसको, नॉर्मली अगर देखा जाए हंसिया जैसा हुआ करता था सल्क, समझे दोस्त। तो नॉर्मली इस तरीका के हम लोग क्या कर सकते हैं, समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। लेकिन उस समय कमाल की बात था कि उस समय एक ही तरह का उपकरण नहीं होता था। एक और दोस्तों उपकरण होता था जिसको बोलते थे अस्थि उपकरण। अस्थि का मतलब क्या होता है, हड्डी होता है। और मैं यहाँ पे बताने का यह प्रयत्न किया कि ये जो समय काल चल रहा है दोस्तों, मतलब तकरीबन 13,000 ईस्वी के समय का था। गलती से मैं लिख दिया था 10,000, तो बाद में मैंने उसको 13,000 किया, लेकिन 15 में लिखा हूँ। वैसे जान लीजिए 13,000 से लेकर 15,000 के समय का ये बातें हो रही है। क्लियर है बात। तो मैंने बता दिया तक्षनी, फलक, सल्क के बारे में बता दिया आपको। मैं वहाँ ही बता रहा हूँ, देखिएगा, देखिए तक्षनी के बारे में बता रहा हूँ और फलक और सल्क के बारे में। और अस्थि उपकरण में बता रहा हूँ, अलंकृत छरे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अलंकृत का मतलब सब आदमी जानते हैं, अलंकृत का होता है सुंदरता वाला। सुंदर छर का प्रयोग होता है और मत्स्य भाला का प्रयोग होता है। तो जो मत्स्य भाला होता है दोस्तों, ये भाला ही होता है किसी चीज को फेंक कर मारने के लिए, लेकिन ये कैसा होता है वही मैं फोटो बनाकर बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा जरा। इस तरीका के नोकीला भाला को ना मत्स्य भाला बोलते हैं। आगे नोकी पर मछली के मुंह के जैसा आकार बनाया जाता है, इसीलिए इसको मत्स्य भाला बोला जाता था। और यह अस्थि यानी हड्डी का बना हुआ होता था दोस्त। ठीक है। नेक्स्ट पदार्थ की बात करें दोस्तों तो कंट्राडिक्शन है। फलक एवं तक्षनी पदार्थ लिखा हुआ था कई किताब में, लेकिन मुझे लगता है बाय मिस प्रिंट किसी एक किताब में हुआ होगा
और सारे किताब दूसरे दूसरे देख के तो छापते ही हैं, वो ही छाप दिए होंगे। उस समय दोस्तों मैं बता देता हूँ, मैं एक किताब में देखा था, उसमें बताए हुए थे कि उच्च पूरा पाषाण काल में दोस्तों वही क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग होता था और एक और पत्थर प्रयोग होता था, उस पत्थर को चमकीला पत्थर बोला जाता दोस्तों, बहुत ही चमकीला। तो चलिए आगे बढ़ते हुए से स्थल की बात कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ इसके बारे में पता चला है। तो कुरनूल आंध्र प्रदेश में पता चला है दोस्तों। और यहाँ एक खास बात है दोस्तों, ये जो कुरनूल आंध्र प्रदेश वाला है दोस्तों, और इसका एक ट्रिक मैं अभी दे रहा था, इसीलिए मैं स्माइल कर रहा था कि कुरनूल आंध्र प्रदेश कैसे याद रखिएगा। तो देखिए अंधा लोग हमेशा कुरकुराते रहता है, गुस्साते रहता है। कुरकुराते इसलिए रहता है क्योंकि उसको कुछ दिखता नहीं है, और देखने वाला लोग लूब लूब करके काम करते रहता है, इसीलिए क्या है कुरनूल आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। और मैं बता रहा था कि वहाँ पे क्या हुआ, हड्डी के उपकरण मिला है और साथ में राख मिला है दोस्तों, ये कमाल बात है। तो राख मिलने से क्या पता चलता है, आप खुद सोचो, समझदार बनो, कि उच्च पूरा पाषाण काल के लोग भी आग से वाकिफ थे, आग के बारे में जानते थे, तभी तो राख मिला। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तब हम नहीं मारते हैं कि इस समय के लोग आग का प्रयोग करते थे, वो आगे बताऊंगा कहाँ करते थे। फिर मैं बताया भीमबेटका के बारे में कि मध्य प्रदेश में है, गुफा का चित्रकारी मिला, गुफा में बहुत अच्छा अच्छा डिजाइन किया गया था भीमबेटका के बारे में। और उसके बाद मैंने बताया कि मानव जो उस समय का होता था उसको होमोसिपियंस कहा जाता है। और ये आप लोग अच्छे से जानते कि होमोसिपियंस बहुत बार आपने किताब में पढ़ा होगा, तो आज आपको समझ में पहली बार आया होगा कि उच्च पूरा पाषाण काल में जाकर हम लोग होमोसिपियंस हुए थे। उससे पहले निग्रेटर स्थल था, उससे पहले निग्रेटो था, है कि नहीं है। यहाँ पे एक मस्त बात मैं अभी बताऊंगा आप लोग को दोस्तों। मैंने यहाँ पे ईस्वी बताया कि ये जो चल रहा है वो तकरीबन 13,000 ईसा पूर्व की समय के मानव को होमोसिपियंस कहा जाता है। अब भीमबेटका के बारे में मैं बड़ा ही मस्त बात बता रहा हूँ दोस्त कि 2004 में क्या हुआ था ना, 2004 में जो क्या है यूनेस्को है ना, UNESCO, यूनेस्को ने क्या किया कि भीमबेटका के जो गुफा का चित्रकारी है इसको विश्व धरोहर में शामिल कर दिया, है कि नहीं है। और विश्व धरोहर का मतलब होता है दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्या होता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोलते हैं दोस्तों इसको। और बहुत ही कमाल का दोस्तों बात है कि आखिर ऐसा क्या है चित्रकारी भाई, तो सोच के भी तो देखो चित्रकारी कितना समय पहले का दोस्तों, बताओ 13,000 ईसा पूर्व की पहले की बात है, 13,000 उधर और अभी चल रहा है 2022, तो 2000 इधर। बात समझ में आ रहा है, 13 दो 15,000 17,000 पहले की दोस्तों बात हो रही है। तो यूनेस्को ने क्या किया, विश्व धरोहर में इसको शामिल कर दिया। तो वही मैं बता रहा हूं कि आगे की अब बात करूंगा, आगे देखता हूं कि क्या क्या है, मैं रिवाइज करा रहा हूं। तो चलिए आपका फिर से मैं करा दूं। मध्य पूरा पाषाण काल में दोस्तों उपकरण का प्रयोग होता था बेधक, खुरचनी, रंदे, फलक। बेधक मतलब छेद करने वाला, खुरचनी मतलब खुरचने वाला, रंदे मतलब छीलने वाला लकड़ी को, फलक का मतलब ब्लेड जैसा। पदार्थ दोस्तों क्वार्टजाइट पत्थर यूज होता था और एक चट पत्थर यूज होता था। संस्कृति का बहुत अच्छा बताया, खुरचनी बेधक संस्कृति, क्योंकि इसका प्रयोग ज्यादा होता था। फिर स्थल के बारे में बताया, डिडवाना राजस्थान, है कि नहीं है। नेवासा कहाँ बताया, महाराष्ट्र, तो डिडवाना राजस्थान, नेवासा महाराष्ट्र, भीमबेटका नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा घाटी। फिर बताया जाति के बारे में, नियंडर स्थल मानव का उस समय का जाति था। क्लियर है। आगे उच्च पूरा पाषाण काल का रिवाइज कीजिए। उपकरण में दोस्तों तछनी और फलक होते थे और सल्क होते थे, ठीक है। फिर बताया अस्थि हड्डी के बने उपकरण के बारे में, अलंकृत छर होते थे और मत्स्य भाला, उसका फोटो बताया। फिर समय बताया कि तकरीबन 15,000 ईसा पूर्व की बात है। पदार्थ के बारे में कंट्राडिक्शन है, मैंने बताया कि यह क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग होता था और कुछ चमकीला पत्थर का प्रयोग होता था। फिर मैं बताऊंगा आगे, देखिए आगे मैं बताऊंगा अभी स्थल के बारे में, थोड़ा मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा था। स्थल के बारे में बताऊंगा। कुरनूल जो है दोस्त आंध्र प्रदेश में पड़ता है और वहाँ हड्डी के उपकरण मिला था और राख मिला था। और राख से यही पता चला था कि उस समय के लोग को आग के थोड़ा बहुत जानकारी था। अब प्रयोग ढेर सारा करते थे या नहीं मुझे नहीं पता है, ज़्यादातर किताबों में नहीं दिया रहता है। फिर आगे मैं बात करूंगा दोस्तों भीमबेटका के बारे में कि 2004 में क्या होता है, विश्व धरोहर में शामिल हो जाता है। और अब क्या है दोस्त, आगे की हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, उसको बोलते हैं दोस्त मध्य पाषाण काल, है ना, क्योंकि अभी हम लोग ने खत्म कर लिया पूरा पाषाण काल, उसका तीनों पार्ट को पढ़ लिया। तो आइए मध्य पाषाण काल की बातें हम लोग करते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं। आज कमाल ही हो रहा है ना दोस्त, आज मैं कुछ और अलग से बोलकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है अब भी आपको समझ में आ रहा होगा।
बस इसी वीडियो भर आगे मैं इसको देखूंगा। होता है ना, इंसान से ही मिस्टेक हो जाता है, पता नहीं किस रीजन से कैसे काम नहीं किया, माइक काम नहीं किया, कोई बात नहीं। आप देखिएगा जरा, मैंने यहाँ पे लिखा है 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय काल है उसको दोस्तों मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं, और बहुत लोग इसको और भी कुछ नाम से जानते हैं, उसको मैं लिख रहा हूं दोस्तों। मीसोलिथिक इसी को कहा जाता है। आपने मीसोलिथिक पीरियड सुना होगा, तो ये एकदम नॉर्मल सी बात है। मीसोलिथिक का मतलब होता है छोटा, क्या होता है, और उसी को मैं लिख रहा हूं माइक्रोलिथिक। मीसोलिथिक कहिए या माइक्रोलिथिक कहिए, तो माइक्रोलिथिक का मतलब इतना ही है कि जो उपकरण होते थे ना, वो छोटे छोटे उपकरण होते थे। उपकरण कोई भी चीज छोटा होता था, बड़ा बड़ा स्तर से नहीं होता था। देखिए मैं लिख भी रहा हूं कि छोटा होता था उस समय का, क्या बहुत ही छोटा उपकरण होता था, इसीलिए उस समय को क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथिक कहा जाता था या मीसोलिथिक कहा जाता था। तो नॉर्मली आप इस बात को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्त, है कि नहीं है, बस इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, छोटा का मतलब मैं बता रहा हूं कि छोटा के कारण ही लघु पाषाण काल भी कहा जाता है मध्य पाषाण काल को, और समय काल भी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी है तो सही। तकरीबन 2000 से 3000 ईसा पूर्व बीच में होता है, तो 3000 थोड़ा ही होता है, 3000 साल तक का होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो पदार्थ उस समय जो प्रयोग होता था दोस्तों, वो बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ, हड्डी का प्रयोग होता था। जी हाँ, हड्डी का प्रयोग होता था, और एक और भी होता था जिसको पंथर बोलते थे दोस्तों, पंथर करके बोलते थे, वो उसका भी प्रयोग पदार्थ के रूप में दोस्तों हुआ करता था। तो ये कमाल की बात है, आप इसको खाली ख्याल रखने का कोशिश कीजिएगा। आगे अगर हम बात करें तो रंग के बारे में, तो जी हाँ, उस समय के व्यक्ति को रंग का जानकारी था। तो आप कहेंगे सर क्या पूरा पाषाण काल वाले को रंग का जानकारी नहीं था? तो इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है दोस्त, और ऐसा माना जाता है कि हो सके उतने कलर के बारे में उसको नहीं पता था, लेकिन मध्य पाषाण काल वाले को रंग के बारे में पता था। गहरे लाल रंग को जानते थे, पीला रंग को भी दोस्तों जानते थे, हरा रंग को भी जानते थे, और सफेद रंग को जानते हैं। यही बात बता रहा हूं मैं कि रंग क्या क्या जानते थे, गहरे लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, सफेद रंग को दोस्तों क्या करते थे, वो लोग अच्छे से जानते थे। तो आप कहेंगे क्या उस सबके ड्रेस वगैरह होते थे उस पर प्रयोग करते थे? जी नहीं, वो लोग यहाँ वहाँ पेंटिंग वेंटिंग कुछ करने का, कलाकारी करने का दोस्तों प्रयत्न करते थे उस रंग से। स्थल की बात करें दोस्तों, तो मैं पहले भी बताया हूँ, वही बात लिखूंगा। मध्य प्रदेश का दोस्तों जो है एक बहुत ही बढ़िया जगह है जिसको आदमगढ़ बोलते हैं। मध्य प्रदेश का जो आदमगढ़ है दोस्तों, वहीं पे दोस्तों क्या हुआ है, मध्य पाषाण काल का क्या हुआ है, स्थान पता चला है, आदमगढ़। तो याद रखिए मध्य प्रदेश का क्या दोस्त, आदमगढ़ में पता चला है। नेक्स्ट मैं यह बता रहा हूं कि राजस्थान जो है वहां का भी कुछ जगह में पता चला है दोस्त। किसके बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में। और उस जगह का बात करें तो बांगौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, बांगौर बोलते हैं राजस्थान का वो जगह जहां पे मध्य पाषाण काल के में पता चला है। तो थोड़ा सा नहीं ध्यान रखिए कि मध्य पाषाण काल 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक की बात चल रही है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश की यदि बात करते हैं दोस्त, तो मध्य प्रदेश का एक तो मैंने बात बता दिया, आदमगढ़। नेक्स्ट बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश से दोस्तों राख मिला है, और राख मिलने से क्या पता चलता है कि इस समय का लोग क्या है कि कहीं ना कहीं आग के बारे में परिचित थे। और कहा जाता है कि पशुपालन किया करते थे। पशुपालन करेंगे तो इतना तो लाजमी है कि आपके दिमाग में आएगा, फसल भी उगाते रहे होंगे। तो चलिए आगे मैं बताऊंगा। और दूसरी बात, जो पशुपालन करेगा वो एक जगह रहने का आदी हो गए थे, यानी एक जगह रहने लगे थे यहाँ के लोग, मध्य पाषाण काल के लोग। पूरा पाषाण काल में मैंने नहीं बताया कि एक जगह रहते थे, लेकिन मध्य पाषाण काल में लोग एक जगह रहने लगे थे। सबसे पहले कुत्ता का पालन किया था, उसके बाद भेड़ का भी पता चला है कि भेड़ पालने लगे, फिर बकरी पालने लगे, फिर हिरन, सीप, ऐसे जानवरों को पालने लगे दोस्तों। गाय के बारे में उतना पता नहीं चला, लेकिन शुतुरमुर्ग के बारे में दोस्तों पता चला था। ये लोग गाय और सुअर पालते थे, इसका जानकारी तो नहीं है, लेकिन इस समय के लोग शुतुरमुर्ग पालते थे, इसका दोस्तों क्या हुआ है, जानकारी मिला है। क्लियर है बात। और अंडा पे चित्र बनाया गया है। शुतुरमुर्ग का अंडा का जो खोल होता है बहुत मजबूत होता है, उस पर चित्रकारी किया हुआ था, वही मैंने अभी बताया दोस्त। फिर बताया राख जो है, राख का प्रयोग हुआ उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में पता चला, और पता चला मृत भांड का प्रयोग होता था। तो शुतुरमुर्ग के अंडा जो होता है ना, गोलाकार में होता है, जैसा घड़ा बनता वैसा। तो वही मैं यहाँ बता रहा था कि मृत भांड यानी घड़ा का प्रयोग भी लोग किए थे, ऐसा पता चलता है। कब का समय बता रहा हूँ, मध्य पाषाण काल के समय का मैं बात कर रहा हूँ दोस्त, है कि नहीं है। छोटी छोटी बातें जो हम लोग को क्या करना है, ख्याल रखना है। और भी अगर ध्यान रखे बात, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप भी समझने का प्रयत्न कीजिए। यहाँ उपकरण जो होता था दोस्तों, वो आरी और हसिया का प्रयोग होता था, आरी और हसिया।
और एक आरी और हसिया के साथ एक बहुत अच्छा क्या था दोस्त कि उस समय ना उसका जो हत्था होता था पकड़ने वाला, जिसको पकड़ के चलाया जाता था, आरी का हैंडल कहिए, हैंडल मुड्ढा कहते हैं उसको। तो जो मुड्ढा होता था दोस्तों या तो लकड़ी का बना रहता था या हड्डी का बना रहता था। जी हाँ, हड्डी का भी मुड्ढा लगाया हुआ रहता था। आप जानते हैं कि जो शरीर का हड्डी होता है, हाथ का या कंधा का या पैर का, वो हड्डी भी से फोफर होता है। तो उसी हड्डी को काट कर गोला भाग में और उसके हत्था बनाया हुआ रहता था पकड़ने वाला मुड्ढा। तो क्या क्या बताया मैंने, आरी और हसिया बताया, उसका प्रयोग बताया, तो ख्याल रखिए इसका। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो उस समय बता रहा हूं मैं कि लकड़ी उस समय का टुकड़ा मिला है कि नहीं, लेकिन वो टुकड़ा इतना पुराना हो गया दोस्तों, इतना पुराना, और पत्थर के बीच में दबे 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 वो टुकड़ा भी पत्थर जैसा ही हो गया। अब सोच के देखिए, इतना प्रेशराइज हुआ कि वो जो लकड़ी का टुकड़ा मिला वो भी पत्थर में तब्दील हो गया, इतना पुराना हो गया। क्योंकि आज की बात तो है नहीं। अब सोच के देखिए ना, 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व पहले की बात है। तो एक थोड़ा मोड़ा समय की पहले की बात थोड़ी ही ना है। और इतना दिन कहता है कि 5-10 दिन के लिए हम लोग जब ईंटा के अंदर चले जाएंगे, पत्थर के अंदर चले जाएंगे, तो हम लोग का हालत खराब हो जाएगा, है कि नहीं है दोस्त। तो वही बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो मध्य पाषाण काल भी बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे 1-2 पॉइंट बच गए हैं, उसी को मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि जो मध्य प्रदेश वाला है उसको एकदम याद रखना है आपको कि राख का प्रयोग उस समय, मतलब राख मिला है वहाँ से और मृत भांड मिला है। क्लियर है बात। तो एक और बात याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि आग से ये लोग परिचित थे, क्योंकि राख ऐसे ही तो नहीं बनते हैं, आग होंगे तभी तो राख बनेंगे ना। तो मध्य पाषाण काल वाला का याद रखिए कि आग का प्रयोग करते थे। आगे मैं अब कहने जा रहा हूं, मतलब कुछ और टॉपिक लेकर चर्चा मैं यहाँ पे करूंगा दोस्तों। तो अभी तो मध्य पाषाण काल चला है, तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, तो हम लोग अब नव पाषाण काल की बात करेंगे। सबसे पहले मैंने 20 लाख से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक की बात किया, जिसको मैंने पूरा पाषाण काल बोला। उसके बाद 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का मध्य पाषाण काल। अब दोस्तों मैं नव पाषाण काल की बात करूंगा, 10,000 ईसा पूर्व के जस्ट आगा पीछा की बात करूंगा, 11,000 की बात करूंगा, 9,000 की बात करूंगा, 10,000 की बात करूंगा, यानी इसी के बीच की चर्चा होगी दोस्तों। तो नव पाषाण काल में अगर बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम ईस्वी ही देख लेते हैं। तो मैंने जो बोला वही बात देखिए, मैं लिख भी रहा हूं, है कि नहीं है, कि 10,000 ईसा पूर्व में क्या हुआ है, नव पाषाण का चर्चा हुआ है। उसी के समय में साक्ष्य मिला है, तो इससे अनुभव हुआ है कि हाँ भाई, नव पाषाण काल का जो समय काल रहा है 10,000 ईसा पूर्व रहा है। चलिए अगला पॉइंट में यदि हम बात करें दोस्तों, उपकरण की बात सबसे पहले करते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाता है। और इस समय का जो नव पाषाण काल का उपकरण है ना दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में नव पाषाण काल से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। मध्य पाषाण काल से सिर्फ इतना ही देखने को मिलता है कि राख का अवशेष कहाँ से मिला, छोटी छोटी बात। तो चलिए नव पाषाण काल का उपकरण देखिए, मैं लिखा हूँ फिलंट का बना होता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पदार्थ था दोस्तों फिलंट, उसका बना रहता था। क्वार्टजाइट तब प्रयोग होता ही था, और पॉलिश किया हुआ, जी हाँ, पॉलिश किया हुआ उपकरण बहुत ज्यादा होता था। समझ रहे, पॉलिश किया मतलब चमकता हुआ उपकरण इस समय मिला है। इससे पहले तक ना ही पूरा पाषाण काल में, ना ही दोस्तों यदि मध्य पाषाण काल में बात करें चमकीला उपकरण मिला, लेकिन इस समय क्या हुआ है दोस्तों, नव पाषाण काल में पॉलिश किया हुआ उपकरण मिला है। तो ये तो मतलब थोड़ा सा नहीं है ना, टेक्नोलॉजी मतलब बिल्ड हुआ। तो इसीलिए आप बहुत बार देखते होंगे कि कहा भी जाता है कि नव पाषाण काल में क्या हुआ, क्रांति आया, होर हुआ, तरक्की हुआ, है कि नहीं है। और उसके बाद मैंने बताया क्या कि कृषि कार्य है दोस्तों, कृषि कार्य लोग जानते थे नव पाषाण काल में, और ग्रामीण भाव वाले लोग हो गए थे, मतलब गांव में रहना शुरू कर दिए थे। उनको महसूस होने लगा था कि एक जगह रहना है, कम्युनिटी बनाकर रहना है कि नहीं है। नेक्स्ट बता रहा हूँ, एकजुटता की बात कर रहा हूँ कि इन लोगों में एकजुटता था, मतलब एकजुट होकर रहते थे, ग्रुप बनाकर रहा करते थे नव पाषाण काल में। उससे पहले इतना साक्ष्य नहीं मिला कि ग्रुप में रहा करते थे। नेक्स्ट है पशुपालन। अब ग्रुप में रह रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं, तो पशुपालन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खेत को जोतना पड़ता होगा, खेत को उल्टी पुल्टी करना पड़ता होगा, कटाई है, बुनाई है, बहुत कुछ है उस समय का दोस्त, जो मतलब महत्वपूर्ण हो जाता है कृषि करते समय। तो जानवर का तो बहुत जरूरी हो जाता है, तो जानवर पाला करते थे। उस समय कुछ आविष्कार भी हुए दोस्तों, वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। पशुपालन के बाद आविष्कार में सबसे पहला बताया पहिया, और पहिया के आविष्कार से जान लीजिए नव पाषाण काल बहुत तेजी से तरक्की होगा यहाँ के बाद, क्योंकि पहिया का आविष्कार से ना कोई भी चीज लाने ले जाने में बहुत आसान हो गया। पहिया नहीं था उससे पहले, लोग खींच कर माथा पर उठाकर जानवर के पिट्ठी पर ले जाते थे, लाते थे, लेकिन पहिया से क्या हुआ, बड़ा बड़ा वजन वाला चीज भी घुरका कर ले जाया जा सकता था। तो ये बहुत बड़ा खोज है। उसके बाद मैंने बताया आग का प्रयोग ये लोग करना जानते थे, नव पाषाण काल के लोग, और यही आंसर ही दिया जाता है कि नव पाषाण काल का लोग आग का प्रयोग करते थे।
कृषि कार्य जानते थे वो बताया 3 नंबर में। फिर बताया अस्थाई निवास करने लगे थे, मतलब एक जगह रहने लगे थे। फिर बताया कि झूम खेती करते थे, मतलब एक जगह खेती कर लिए कुछ दिनों तक और बाद में उस जगह को छोड़ दिए, फिर कहीं अलग गए, पेड़ पौधा काट के हटाए, वहाँ पे खेती किए। फिर बताया एक से ज़्यादा फसल उगाना जान गए थे, एक से ज़्यादा फसल उगाना जान गए थे। और यहाँ पे मिला है दोस्तों साक्ष्य गेहूं का मिला है, गेहूं का उस समय जय, सबसे पहले जय का साक्ष्य मिला है, जय कहो या बार्ली कहो आप, उसका साक्ष्य मिला है, गेहूं का साक्ष्य मिला है कि नहीं है। और मैंने एक उपकरण के बारे में बात किया कि जस्टर करके एक पत्थर आता था, क्या आता था, जस्पर, और जस्पर करके पत्थर आता, वो जो जस्पर पत्थर था दोस्त, उससे क्या हुआ करता था कि उस समय का उपकरण बनाया जाता था, है कि नहीं है। और हम नवपाषाण काल की अगर बात करें दोस्तों, तो भारत में अगर हम बात करें, जी हाँ, भारत में बात करें तो जो खोजकर्ता थे वो तकरीबन 1830 के करीब में, आई थिंक उनका नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ, तो लंसौर करके नाम था दोस्तों, लंसौर था। वैसे मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि लंसौर है या कुछ और भी है, तो ध्यान दीजिएगा। उसको लेंसुनियर बोलते हैं दोस्तों, लंसौर नहीं लेंसुनियर दोस्तों बोलते हैं, वही मैं इसको रिवाइज किया, होता है ना मिस्टेक, थोड़ा सा ध्यान से उतर गया था, तो इसीलिए नोट्स वगैरह काम आता है, नोट्स बना के रखना चाहिए, कभी कभी ध्यान से उतर जाता है, इतनी सारी हिस्ट्री की बातें निकल जाता है दिमाग से। तो लेंसुनियर जो है दोस्तों 1860 ईस्वी में क्या किया था, टॉन्स नदी के किनारे दोस्तों भारत में खोजा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया हूँ कि नवपाषाण काल के बारे में बताने वाला भारत में लेंसुनियर था, 1860 ईस्वी में बताया था, टॉन्स नदी के किनारे बताया था। इतनी बात याद रह सकता है तो आराम से याद रखा जा सकता है, प्रैक्टिस करने पर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि भोजन पकाना ये लोग सीख गए थे, क्योंकि फसल उगा रहे थे तो क्या करेंगे, भोजन पकाना सीख गए थे। कपड़ा बुनाई ये लोग सीख गए थे, चटाई बुनाई हो गया, स्वेटर वगैरह बुनाई हो गया, वो अपना स्टाइल में, उस समय के स्टाइल में, आज जैसा फैशनेबल नहीं, लेकिन बुनाई करना तो सीख गए थे। हाँ, ये बातें है कि बुनाई करना वो सीख चुके थे, तो इसमें कोई दुमत की बात नहीं है कि नवपाषाण काल में बहुत तरक्की हुआ। आप खुद सोचो ना, वही मैं बता रहा हूँ कि पहिया का आविष्कार हो गया, आग का आविष्कार है, कृषि कार्य हो रहा है, अस्थाई निवास हो गया है, झूम खेती हो रहा है, एक से ज्यादा फसल जान रहे हैं, गेहूं जान रहे हैं, बार्ली के बारे में जान रहे हैं, है कि नहीं, ग्रामीण में हो गए, एकजुटता आ गया, पशुपालन जान गए, नए नए चीज जान गए। तो नवपाषाण काल को यही कहा जाता है दोस्त कि बहुत ही ज्यादा तरक्की का रास्ता सुझाया, और मानव जो है सबसे जो रफ्तार से ग्रोथ किया है वो नवपाषाण काल के बाद ही किया है, क्योंकि उसके बाद गए ना चमत्कार हो गया, पहिया और आग का खोज ने क्या किया, चमत्कार कर दिया। तो बस इतना ही कहूंगा दोस्तों, अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है तो वही बता रहा हूं यहाँ पे मैं कि नवपाषाण काल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, मध्य पाषाण काल महत्वपूर्ण है, पूरा पाषाण काल महत्वपूर्ण है, यूं कहे कि होल पाषाण काल जो है बहुत ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो इतने कहूंगा दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा जरूर वीडियो को। थोड़ा सा नहीं आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि वीडियो में मैं कुछ बोल रहा हूँ और यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन वही बात समझाने का बस प्रयत्न किया हूँ। आपने इस वीडियो में साथ दिया, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा दिल के गहराइयों से दोस्तों धन्यवाद, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए भी, क्योंकि मैं पहली बार वॉइस ओवर कर रहा हूँ, वीडियो बनाने के बाद मैं उसके ऊपर बोल रहा हूँ। मैं इस वीडियो को दोबारा कभी टाइम मिलेगा दोस्तों तो मैं शूट कर दूंगा, क्योंकि आगे का वीडियो शूट हो चुका है तो फिर मिस्टेक हो जाएगा, डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको क्या किया दोस्तों, वॉइस ओवर करके मैं इसको आपके बीच लाया हूँ। यदि दिक्कत हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन यदि समझ आ गई है तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय दोस्त, थैंक